Good morning, beta. Good morning, everyone. Very good morning. Good morning. Good morning. तो आप लोग को क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन टाइमिंग की प्रॉपर नहीं थी क्या? So today's class we are going to discuss limits, right? And hopefully आपने लिमिट के लेक्चर्स देख लिए होंगे. बेसिक लेक्चर 11th से रिलेटेड जितने भी थे उतना पोर्शन का. Means what you are supposed to know before we begin discussing the evaluation of limit. That you know all standard forms, you have basic idea of infinitesimals. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स 5 हैं लिमिट के. वो क्या क्या है, एक बार मैं वो सारे स्टैंडर्ड फॉर्म को रिकॉल कर रहा हूँ, फटाफट देखते जाओ. स्टैंडर्ड फॉर्म 1 क्या है? वो है दैट लिमिट x अप्रोचेस a x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n ओवर x माइनस a. 11th में आपने किया हुआ है इसको. ये लिमिट जो है वो क्या होती है? दिस इज इक्वल टू फैक्टराइजेशन या बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके हम इसको लिखते हैं. दिस इज इक्वल टू n a रेज टू द पावर n माइनस 1. ठीक है, इवेलुएट करते थे कैसे इसको डिराइव किया था. दैट ऑल यू नो. इफ एनीवन हैज एनी डाउट ही मे आस्क. यूजुअली देखो, x अगर a को अप्रोच कर रहा है तो बेसिकली आपको ये तो याद ही होगा कि नंबर लाइन पर अगर कोई नंबर a को अप्रोच कर रही है तो a is a fixed number on number line, so that approach will be either from left or from right. I hope I'm audible. बात समझ में आ रही सबको? अगर a से लेफ्ट की तरफ x को ले आ रहे हो a की तरफ, तो x की वैल्यू a से हमेशा थोड़ी छोटी होगी. x को हम ऐसे केस में a माइनस h लिखते हैं. Anyone can attend, no worries. But if you don't want to attend, you can leave. क्लास के अंदर में आपसे डिस्कस होगा. एंड अगर राइट से अप्रोच कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू a प्लस एच, है ना? तो आप यहाँ पर, और h क्या होगा? h विल बी टेंडिंग टू 0. ये सारी बातें तो आपको पता ही है. लेफ्ट हैंड अप्रोच क्या है, राइट हैंड अप्रोच क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट. जब हम इवेल्युएशन ऑफ लिमिट के लिए कंसर्न है तो यूजुअली हम एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को मान के चल रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और किसी एक साइड से इवेल्युएट कर रहे हैं. तो इसको भी इवेल्युएट करने के लिए आप इसको ऐसा कर दोगे, लिमिट h गोइंग टू 0 और x की जगह a प्लस एच लिख देंगे तो a प्लस एच की पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई a प्लस एच माइनस a, तो h हो जाएगा. और फिर आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो अपने आप प्रूव हो जाएगा. ये प्रूव हो जाएगा. ठीक है जी. जो मतलब जिसको भूल गया हो तो वो रिकॉल हो जाएगा कि अच्छा ऐसे करेंगे. सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म जो था हमारा वो दैट वाज लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x. क्या था? इट इज इक्वल टू 1. थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म था, अब यहाँ साइन x अपॉन x ही नहीं, इसके साथ एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का लिमिट की बात कर रहे थे हम लोग. जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x, या लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x. ये सारे के सारे फंक्शन की लिमिट 1 होती है. मतलब साइन x tan x, साइन इनवर्स x tan इनवर्स x, ये सभी के सभी फंक्शन जो हैं वो 0 पर x के इक्विवेलेंट इन्फिनिटेसिमल जैसा बिहेव करते हैं. और ये बात भी आपको पता है, ग्राफिकली भी आपको मालूम है कि अगर मैं y इक्वल टू x लाइन ड्रॉ करूं तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये फंक्शंस कैसे हैं वो आप देख सकते हो. जैसे कि अगर मैं बोलूं इस लाइन के रिस्पेक्ट में tan x कैसा बिहेव करता तो tan x का ऐसा होता है, इसी लाइन के साथ मर्ज होकर टेंजेंट है. साइन x कैसा होता है? साइन x इट विल बी ड्रॉन बिलो दिस लाइन, ऐसे. ये साइन x का ग्राफ है. और इसी तरह से साइन इनवर्स x भी इसी के साथ में ऐसा होगा, ऐसा. और tan इनवर्स x भी इसी लाइन के साथ टेंजेंशियली
ऐसा होगा, ऐसा। है ना? तो जब हम जीरो पर बात करते हैं, इस पर जीरो, तो इस जगह पर ये सारे फंक्शन मर्ज हो जाते हैं एक दूसरे में। तो इक्विवेलेंट इन्फिनिटेसिमल सेम रेट से सेम ऑर्डर के इन्फिनिटेसिमल होंगे, और सेम ऑर्डर भी बोलना नहीं, इक्विवेलेंट होंगे, इसलिए रेशियो की लिमिट 1 आ रही। इसके बाद तीसरा जो स्टैंडर्ड फॉर्म था, याद है किसी को? थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म था लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e raised to the power x minus 1 upon x, ये होता है 1। और इसी को जनरलाइज करें तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a raised to the power x minus 1 upon x, ये होता है log नेचुरल log a या ln of a। यस। और फिर फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म जो था बेटा, वो लॉग वाला फॉर्म था, लिमिट x गोइंग टू 0 ln of या log x बेस e, log of x प्लस 1 अपॉन x। यहाँ पर x log का बेस e है, एक्सपोनेंशियल बेस है, यूलर नंबर बेस में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि नेचुरल लॉग है ये। और इस लिमिट की वैल्यू क्या होती है? तो इस लिमिट की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो ये भी 1 थी लिमिट की वैल्यू, और ये लिमिट की वैल्यू भी 1 थी। ये 4 स्टैंडर्ड फॉर्म हो गए। और पांचवा एंड लास्ट स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, इट इज लिमिट x approaches to 0 1 plus x whole raised to the power 1 by x, या लिमिट x tending to infinity 1 plus 1 upon x raised to the power x। ये दोनों एक ही बात है, 1 to the power infinity फॉर्म है, और इसकी लिमिट 1 e होती है, e यूलर नंबर के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये फॉर्म्स के, अगर मैंने बताया था उस पूरे डिस्कशन में कि 6 इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं, जिसमें most of the cases of limit are of 0 by 0 form, like this is 0 by 0 form, indeterminate form, this is all 0 by 0 form, ये सारे के सारे, ये भी 0 by 0 फॉर्म है, ये भी 0 by 0 फॉर्म है, बट ये जो है ये 1 to the power infinity फॉर्म है, 1 raised to the power infinity, क्योंकि this is going to 0 तो base is approaching to 1 and power is going to infinity। ठीक है, इसके अलावा जो इंडिटर्मिनेट केसेस होते हैं वो भी डिस्कस हुआ था कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म इंडिटर्मिनेट होता है ना, 0 by 0 इंडिटर्मिनेट होता है, और फिर इन्फिनिटी रेज टू द पावर 0 इंडिटर्मिनेट होता है, और फिर 1 to the power infinity इंडिटर्मिनेट होता है, और कौन सा केस है? 0 to the power 0 इंडिटर्मिनेट होता है, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इंडिटर्मिनेट होता है। तो ये जो 6 केसेस हैं वो इंडिटर्मिनेट फॉर्म, जिसमें ये प्राइमरी केस है, सारे इसमें रिड्यूस होते हैं। ये सभी केसेस को आप लॉग ले करके या थोड़ा मैनिपुलेट करके किसी प्राइमरी इंडिटर्मिनेट फॉर्म या तो 0 by 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये 5 स्टैंडर्ड केसेस मैं कहीं कहीं पर यूज करूंगा, या जहां जरूरत पड़ेगी यूज करेंगे। 0 पर इन्फिनिटी इंडिटर्मिनेट नहीं होता है बेटा। किसने बोल दिया 0 के पार इन्फिनिटी इंडिटर्मिनेट होता है? इफ समथिंग इज गोइंग टुवर्ड्स 0 means it is infinitesimal quantity, and if you raise the power by infinity, so anything in the neighborhood of 0 raised to the power infinity will remain 0, it is perfectly determinate, तो ये indeterminate नहीं होता। ठीक है, तो अब आते हैं इस बैकग्राउंड नॉलेज के साथ में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड, द वेरी फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। अब 11th में इस पे थोड़ा थोड़ा डिस्कशन हुआ है, फिर भी मैं रिवाइज करते हुए चल रहा हूँ, और क्वेश्चंस पर आगे प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करेंगे। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन क्या बोलता है? मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन ये बोलता है कि अगर कोई लिमिट 0 by 0 फॉर्म की है, ठीक है, इफ लिमिट x approaches a of the ratio of two function fx upon gx is in the form 0 by 0, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब x a को अप्रोच कर रहा है तो fa tends to 0 and ga tends to 0, means x approaching to a
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक्सप्रेशन की लिमिट जो है वो जीरो को अप्रोच कर रही है, वैल्यू नहीं, वैल्यू जरूरी नहीं कि जीरो को अप्रोच कर रही हो, लिमिट जीरो को अप्रोच कर रही है। इसका मतलब क्या होता है, x को a पुट करके अगर ये जीरो हो रहा है, इसका मतलब इसमें x माइनस ए फैक्टर है। x को a पुट करके इसको ये जीरो हो रहा है, मतलब इसमें भी x माइनस ए फैक्टर है, नॉट नेसेसरली x माइनस ए, हो सकता है कि x माइनस ए फैक्टर हो, या x माइनस ए की कोई पॉजिटिव पावर फैक्टर हो, या उसके इक्विवेलेंट कोई दूसरा इन्फिनिटेसिमल फैक्टर हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आप लिखेंगे दिस मीन्स x minus a, as x minus a approaches to 0, so x minus a raised to the power k, where k can be any positive real number or its equivalent infinitesimal, must be a factor in fx as well as gx, क्योंकि जब x minus a जीरो को जाएगा तो ये चीज भी जीरो को जाएगी। जब तक ये इसमें फैक्टर नहीं है तब तक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जीरो को अप्रोच नहीं कर सकते, और उसी फैक्टर को आइडेंटिफाई करना, फैक्टराइज करना और कैंसिल करना, और फिर लिमिट को इवैल्यूएट करना, दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो आइडेंटिफाइंग दैट फैक्टर, factoring them out and cancelling the common factor from numerator and denominator and therefore evaluating the limit is called method of factorization। ठीक है, अब ये तो बेसिक आइडिया हुआ, थॉट ये है ना। अब इस थॉट को कैसे परस्यू करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन सिंपल सा ले रहे हैं कि मान लो हमें इवेल्युएट करना है क्या, लिमिट x गोइंग टू a, लिमिट x गोइंग टू a x क्यूब माइनस a क्यूब अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे भाई x माइनस a या उसका इक्विवेलेंट फैक्टर देखो, तो यहां दिख रहा है कि x माइनस a इज फैक्टर, न्यूमरेटर में भी दिख रहा है और डिनोमिनेटर में दिख रहा है, तो उसको हमने फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करते समय क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लिमिट x गोइंग टू a, इसका फैक्टर a क्यूब माइनस b क्यूब से फैक्टर करेंगे तो आएगा x माइनस a मल्टीप्लाइड बाई क्या आएगा x स्क्वायर प्लस x इंटू a प्लस a स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई क्या आएगा, डिवाइडेड बाई नीचे डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करो, वो फैक्टराइजेशन भी तो आपको दिख ही रहा है, x minus a into x plus a. Now you will see that there is a common factor in the numerator and denominator. Now always remember that if x approaches to a, matlab x is not equal to a. X is very very close to a but not equal to a. And if x is not equal to a means x minus a is not equal to 0 principally. लिमिट में हम कभी भी उस पॉइंट को पर अराइव नहीं करते हैं, हम वी गेट क्लोजर एंड क्लोजर टू ए बट नॉट इक्वल टू ए, इसलिए x माइनस ए विल अप्रोच टू 0 एज क्लोज एज पॉसिबल बट इट विल नॉट बी एग्जैक्टली 0 एंड देयरफॉर दिस फैक्टर विल गेट कैंसल्ड, क्योंकि नॉन जीरो नंबर फैक्टर में है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो कैंसिल कर सकते हैं। नहीं भाई, क्यों अजीब अजीब चीजें क्यों इससे सोच रहे हो मिस्टर करण, x क्यों पॉजिटिव होना चाहिए, ये कहां तुमने किसने बता दिया तुमको, ऐसा कुछ नहीं है कि x पॉजिटिव होना चाहिए, h पॉजिटिव होना चाहिए, h x को जब a प्लस h या a माइनस h लिखोगे, वेल व्हेन यू विल बी कैलकुलेटिंग द RHL एंड LHL, देयर h इज अ पॉजिटिव इन्फिनिटेसिमल, वो पॉजिटिव भी होना चाहिए और इन्फिनिटेसिमल है पूरी कैलकुलस में, x कुछ भी हो सकता है यार, ऐसा थोड़ी है। एनीवे, ये फैक्टर कैंसिल करने के बाद में क्या आ गया, अब तो समझ में आ गया ना क्या आएगा आंसर, लिमिट x गोइंग टू a, ऊपर में आ गया x स्क्वायर प्लस ax प्लस a स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ गया x प्लस a। अब तो 0/0 फॉर्म खत्म हो गया, देखो अब इंडिटर्मिनेट फॉर्म खत्म हो गया, ये पहले 0/0 था, अब ये 0/0 नहीं, x को a ले जाओ तो क्या आएगा 3a स्क्वायर बाई 2a, तो आंसर आ जाएगा 3a/2। इज दैट क्लियर? आई होप यू गॉट इट। तो ये लिमिट हमने इवेल्युएट करी यूजिंग मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड का थोड़ा बेसिक प्रिंसिपल समझ में आ गया तो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन पर, ठीक है? क्योंकि देखो लिमिट को इवेल्युएट करने के कुछ गिन चुन करके 3-4 मेथड है, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करना, एक्सपेंशन एंड LH रूल, 5 मेथड मान लो। फैक्टराइजेशन और रैशनलाइजेशन कोई मेथड नहीं है, मेथड तो स्टैंडर्ड फॉर्म ही है,
फैक्टराइजेशन रेशनलाइजेशन सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशंस है जिससे हम जो इनडिटर्मिनेशन है उसको रिमूव करेंगे, उसके बाद कोई ना कोई स्टैंडर्ड फॉर्म लगेगा या डायरेक्टली इवेलुएट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस करते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई सबको ना परफेक्टली? ओके, थैंक यू। चलिए भाई फटाफट आंसर करिए, जल्दी आंसर करेंगे। अब हम लोग ये डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन भी यूज कर सकते हैं, दोनों। तो हम लोग दोनों करके देखेंगे, है ना, दोनों तरीके अडेप्ट करके देखेंगे। जैसे अगर मुझे फैक्टराइजेशन से करना है तो व्हाट डू आई डू? आई विल सिंपली से दैट x अप्रोचेस टू a है, तो ये न्यूमरेटर का फैक्टर किया था x बाय एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फर्दर फैक्टर होगा x प्लस a इंटू एक्स माइनस a। और डिनोमिनेटर को देखो तो डिनोमिनेटर भी क्या होगा? एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब है, अभी जस्ट मोमेंट बैक आपने इसको फैक्टराइज किया था। एक्स माइनस ए एक फैक्टर होता है, इसके अलावा जो फैक्टर होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा सेकंड फैक्टर। अब क्लियर दिख रहा है कि जो कॉमन फैक्टर है वो है एक्स माइनस ए, और इसी फैक्टर की वजह से 0/0 फॉर्म अराइव हो रहा था। ये फैक्टर को हमने स्ट्राइक ऑफ कर दिया, एंड देन रेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन जो भी आ रहा है, ये एक्सप्रेशन डिटर्मिनेट है। डिटर्मिनेट मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें सीधे वैल्यू पुट करके उसका इवेल्युएशन हो सकता है। तो x को a पुट किया तो क्या आएगा? 2a स्क्वायर 2a मतलब 4a क्यूब बाई 3a स्क्वायर, 4a क्यूब बाई 3a स्क्वायर। सो फाइनल आंसर इज 4a बाई 3। इसको क्या कुछ और भी कर सकते थे? तो बोल रहे हाँ कुछ और भी कर सकते थे। आप अगर ऐसे जाते तो इसको ऐसे लिख सकते थे, लिमिट x गोइंग टू a x4 माइनस a4 डिवाइडेड बाई x माइनस a अपॉन लिमिट x गोइंग टू a, सॉरी वो अभी वो तो लिखा ही हमने, है ना। और इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, डिनोमिनेटर को x क्यूब माइनस a क्यूब बाई x माइनस a, ऐसा लिख सकते हैं। बिकॉज ये दोनों रेशियो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो गया, तो इसको हम दो लिमिट में ब्रेक कर देंगे। अप्लाइंग द अलजेब्रा ऑफ लिमिट दैट लिमिट fx बाय gx इज लिमिट ऑफ fx बाय लिमिट ऑफ gx। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x गोइंग टू a, न्यूमरेटर का अलग लिमिट x4 माइनस a4 डिवाइडेड बाय x माइनस a, एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू a x क्यूब माइनस a क्यूब डिवाइडेड बाय x माइनस a। आई होप यू एग्री। तो ये दोनों फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म है, पहला वाला स्टैंडर्ड फॉर्म लिमिट का। तो अब इसको क्या आएगा, न्यूमरेटर की लिमिट क्या आएगी जी? ऐसा तभी कर सकते हैं, लिमिट को हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्रोडक्ट पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे कर सकते हैं। कब? सारी कंडीशन इन्फिनिटेसिमल्स और प्रॉपर्टीज अलजेब्रा ऑफ लिमिट में डिस्कशन हो चुका है, जब ये लिमिट दोनों डिटर्मिनेट हो। तो इसकी लिमिट क्या आ रही है? n a की पावर n माइनस 1 4a क्यूब, 4a क्यूब, और इसकी लिमिट क्या आ रही है? 3a स्क्वायर, एंड देयरफॉर योर आंसर इज अगेन 4a बाई 3। दोनों में पहले केस में हमने क्या यूज किया? पहले केस में हमने यूज किया द फैक्टराइजेशन, दूसरे केस में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म यूज किया। तो मेथड 1 और मेथड 2 समझ में आ गया, ए पार्ट हो गया। बी पार्ट, बी पार्ट का आंसर करो। चलो क्या करें? बी पार्ट का आंसर करते समय क्या किया जाए? तो अब यहाँ देखो, तो x को 9 अप्रोच कर रहे हैं तो ये भी 0 जा रहा है, ये भी 0 को जा रहा है। इसका मतलब है कि x माइनस 9 फैक्टर तो है इसमें। अब उस x माइनस 9 फैक्टर को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है? क्या तरीका है? तो आप ऐसा लिख दो इसको, x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 9 न्यूमरेटर फैक्टर हो गया,
और डिनोमिनेटर जो है उसको हम रैशनलाइज करते हैं, उसके लिए हम रूट एक्स प्लस थ्री न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर में भी अगर रूट एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी एक्स माइनस नाइन आ जाएगा. एंड नाउ यू विल सी x minus 9 is a common factor which is responsible for 0 by 0 form, which therefore gets cancelled. And therefore x अगर 9 को अप्रोच करा तब ये वैल्यू इवेल्युएट करो तो 9 प्लस 9 क्या हो गया 18 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3 क्या हो गया 6. 18 6 का क्या हो गया 108. 108 is the value of the limit b. बात समझ में आ रही है? इसको करने का एक तरीका ऐसे भी है कि कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं कि ये है तुम्हारा रूट एक्स की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस 3 एंड लिमिट. अगर एक्स ए 9 को अप्रोच कर रहा है तो रूट एक्स 3 को अप्रोच कर रहा है, रूट एक्स अप्रोचेस टू 3. अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया है ना. रूट एक्स को y ले लो, y की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 बाई वाई माइनस 3. तो स्टैंडर्ड फॉर्म से इसका आंसर क्या आएगा 4 इंटू बोलो 3 की पावर 3 n माइनस 1 4 माइनस 1. ये वाले कॉन्सेप्ट से, ये वाले कॉन्सेप्ट से ना स्टैंडर्ड फॉर्म. तो आंसर आ गया तुम्हारा 4 मल्टीप्लाइड बाई 27 दैट इज 108. तो स्टैंडर्ड फॉर्म भी यूज किया, स्टैंडर्ड फॉर्म से किया है, फैक्टराइजेशन से किया, आपकी मर्जी है. ठीक है. अब फैक्टराइजेशन चूंकि हम लोग परस्यू कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट पर बेस थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे फैक्टराइजेशन करने का सो दैट फैक्टराइजेशन में हमें कंफर्ट जोन आ जाए. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब अगला 2 क्वेश्चन जो मैं दूंगा वो आपका टेस्ट होगा. ठीक है. हाँ जी, जल्दी आंसर करेंगे. 2 क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास में 2 मिनट टाइम है, मतलब 1 मिनट ईच. फटाफट जल्दी आंसर करिए. देखो सेकेंड क्वेश्चन का जो ए पार्ट है x टेंडिंग टू 1 है, तो ये तो हमें दिख रहा है कि x माइनस 1 0 को अप्रोच कर रहा है. और ये भी विजिबल है दैट डिनोमिनेटर कंटेन्स x माइनस 1 एज अ फैक्टर. दैट मीन्स सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर इन द डिनोमिनेटर, x माइनस 1 का या x माइनस 1 का इक्विवेलेंट कोई ना कोई फैक्टर न्यूमरेटर में भी होना चाहिए. और हमें उसी फैक्टर को फैक्टर आउट करना है और कैंसिल करके इसके बाद स्ट्रेट अवे लिमिट आ जाएगी. तो हमने क्या किया कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 में डिनोमिनेटर को तो क्लियरली फैक्टराइज कर दिया x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 में. ठीक है जी. अब न्यूमरेटर को देखो तो x क्यूब माइनस 1 इफ यू हैव सेपरेट x क्यूब माइनस 1 और इन दोनों टर्म में माइनस लॉग एक्स कॉमन अगर लेते हो लॉग एक्स, तो यू आर लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर माइनस 1. एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1. ये अलग हो गया. और एक्स क्यूब माइनस 1 यू ऑल नो दैट एक्स क्यूब माइनस 1 कैन ऑल्सो बी फैक्टर्ड. तो मैं फैक्टर ही कर देता हूँ इसको फैक्टर करूंगा तो क्या लिखूंगा भाई बताओ. एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. a cube minus b cube is a minus b into a square plus b square plus ab. The moment I get that factor, तो x minus 1 एक कॉमन फैक्टर है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है. तो उसको फैक्टर करके हमने कैंसिल कर दिया और कैंसिल करने के बाद हमारा इवेल्युएशन हो गया लिमिट का, लिमिट x गोइंग टू 1. अब क्या बचा, इधर आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 minus x plus 1 multiplied by log of x and natural log x divided by x plus 1 after cancelling the common factor from numerator and denominator. अब x को 1 ले जाएंगे तो this is 3, this one is 0 because log 1 is 0 by 2, तो आंसर is 3 by 2. तो करण का आंसर 3 by 2 आया था, परफेक्टली ओके था. ठीक है, ए पार्ट का आंसर आ गया. बी पार्ट
अब बी पार्ट में फटाफट सोचो। अब देखो एक बात क्लियर है, अगर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा तो अलजेब्राइक फैक्टराइजेशन वगैरह पॉसिबल होगा, करना होगा। जब लॉगरिथमिक होगा तो उस तरह से करना होगा, एक्सपोनेंशियल होगा तो एक्सपोनेंशियली फैक्टराइज करना पड़ेगा। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक है तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। x अगर a को अप्रोच कर रहा है तो दिस इज फॉर श्योर दैट x माइनस a 0 को अप्रोच कर रहा है, विच इज देयर इन द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। बट दिस ऑल्सो इंडिकेट्स दैट x माइनस a या उसका इक्विवेलेंट फैक्टर न्यूमरेटर में होना चाहिए। मतलब हम न्यूमरेटर में क्या ढूंढने की कोशिश करेंगे, या तो x माइनस a बन जाए या इसका इक्विवेलेंट में sin x माइनस a बन जाए, ठीक है, या इसकी कोई पावर्स बन जाए, ठीक है। सो लुकिंग एट दैट क्या करा जाए, तो अब ध्यान से देखो, x टेंडिंग टू a है, मैंने डिनोमिनेटर को तो छेड़ना ही नहीं, डिनोमिनेटर एज सच ऐसे ही रहेगा। अब न्यूमरेटर को देखो, x साइन a है, मैं x माइनस a चाहता हूं फैक्टराइजेशन, तो x साइन a माइनस a साइन a, क्या किया मैंने। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि साइन ए कॉमन लेके x माइनस ए, तो ये अरेंजमेंट जो मैं कर रहा हूँ सिर्फ x माइनस ए को इंश्योर कर रहा हूँ कि एज अ फैक्टर मिल जाए। जितना मैंने सब्ट्रैक्ट किया वही ऐड कर दो, a साइन ए ऐड कर दिया और माइनस a साइन x कर दिया। अब चलो कर जाओ, अब तो मैंने लगभग आपको बता दिया कि कैसे अप्रोच करना है। अब आंसर करो फटाफट, जरा करके दिखाओ तो जल्दी, क्विक। ठीक है जी, तो अब समझ में आ रहा है ना, हो गया, हो गया कि नहीं हुआ। अरे भाई इसके बाद देखो ना, लिमिट x गोइंग टू a कर लिया आपने, ये साइन a टाइम्स साइन ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय x माइनस a, ये तो डाउटफुल है नहीं कोई, डिवाइडेड बाय x माइनस a, एक टर्म अलग हो गया। इधर प्लस क्या है, इन दोनों से देखो, इन दोनों टर्म में कॉमन है a अगर मैंने कॉमन लिया या माइनस a कॉमन लिया, माइनस a कॉमन लिया मैंने, तो क्या आएगा, साइन x माइनस साइन a। व्हाट इज साइन x माइनस साइन a, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला 2 साइन x माइनस a बाई 2 साइन x प्लस a बाई 2 कॉस x प्लस a बाई 2 को साइन x प्लस a बाई 2, याद है या नहीं है, क्या बात है, कुछ बोल नहीं रहे आप लोग। डिवाइडेड बाय x माइनस a, मैंने यूज किया साइन ऑफ x माइनस साइन ऑफ a, साइन c माइनस साइन d इज 2 कॉस x प्लस a बाई 2, वाला कॉस होता है, इंटू साइन x माइनस a बाई 2, है ना। अब ये जितनी आइडेंटिटीज हैं सी डी फार्मूला वो सब पता होना चाहिए आपको। अब यहाँ पर देखो, ये लिमिट तो क्लियर है, x माइनस ए फैक्टर कैंसिल होकर के फर्स्ट लिमिट तो आ जाएगी, हमें ये पूरे की लिमिट निकालनी है। लिमिट को हम एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो पहली लिमिट तो साइन ए आ जाएगी, प्लस दूसरी लिमिट क्या है, प्लस छोड़ो माइनस ए बाहर ले लो, क्योंकि लिमिट में से कांस्टेंट फैक्टर को बाहर निकाल सकते हैं, अलजेब्रा ऑफ लिमिट आपने देखा होगा, रिवाइज किया होगा, है ना। तो माइनस ए टाइम्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए है, क्या आ रहा है यहाँ पर भाई, ये 2 को डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो मेरे को एक तो मिल रहा है साइन ऑफ एक्स माइनस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए बाई 2 इंटू कॉस एक्स प्लस ए बाई 2। नाउ यू नो कि अगर मुझे ये लिमिट को इवेल्युएट करना है तो ये लिमिट तो 1 आ गई, साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स अप्रोचेस टू 0, साइन ऑफ थीटा अपॉन थीटा वेयर थीटा टेंस टू 0, क्योंकि अगर एक्स ए को अप्रोच करेगा तो थीटा ये एंगल 0 को अप्रोच करेगा, तो ये लिमिट तो 1 आएगी स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करके, है ना। दिस इज 1 यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1।
और ये लिमिट क्या आ जाएगी, ये तो डिटर्मिनेंट है, x को a ले जाओगे तो 2a/2j cos a। तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर है साइन ऑफ a माइनस a cos a। दिस इज द लिमिट। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन कैन बी एज सिंपल एज विजिबल एज, जैसे कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, एंड इट कैन बी लिटिल इनडायरेक्ट एज यू आर डूइंग इन ए पार्ट एंड बी पार्ट। थोड़ा सा इनडायरेक्ट था ये, है ना, थोड़ा सा आपको ज्यादा एफर्ट करना पड़ा फैक्टराइज करने के लिए। तो आई थिंक ये दोनों बातें सबको क्लियर हैं, जस्ट लेट मी नो। हेलो, सबको क्लियर है ना, सभी लोग एक बार कंफर्म करो भाई। हाँ, अब कॉन्सेप्ट फैक्टराइजेशन का क्लियर हो गया तो यस बोलो, अभी भी कोई डाउट है तो आप नो बोल सकते हो। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहां पर इश्यू है अभी। ओके जी, ओके, तो आते हैं जी अगले क्वेश्चन पे, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू, भाई सभी के रिप्लाई आनी चाहिए, फटाफट जल्दी करो। ठीक है, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन फिर से आपको टेस्ट कर रहे हैं, है ना, क्विक, इट्स अ गुड वन, थोड़ा सा और इनडायरेक्ट है, एंड देखना है कि किसका इसका आंसर आता है। तो अगेन मैं दोनों क्वेश्चन के लिए आपको पूरा 2 मिनट टाइम देता हूँ, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं, आपको देख के थोड़ा सा आइडिया पता चल रहा होगा, आइडिया मिल रहा होगा। तो आप दोनों क्वेश्चन के लिए यू हैव 2.5 मिनट टू थिंक, एनालाइज एंड गेट द आंसर। 2-3 मिनट के बाद मैं डिस्कस करूंगा, टेक योर टाइम। हाँ दीक्षांत, आपने आंसर दिया p×p+1/2, कैसे किया? अनम्यूट करो और लेट मी नो। सर इसमें जैसे x की पावर p+1 है और यहाँ x के साथ p+1 भी है सेकंड टर्म में, तो मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, वो p+1 आगे आ जाएगा। डिफरेंशिएशन क्यों कर दिया? सर उससे लिमिट तो चेंज होती नहीं है। किसने बोल दिया, कौन पढ़ाया तुमको ये सब चीज? हम लोग फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं और तुम जो है डिफरेंट ऐसे अनाप शनाप चीजें करते रहो तुम। वो एक रूल होता है, उसकी अपनी कंडीशंस हैं, कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ नहीं अप्लाई कर सकते हैं। डिड वी डिस्कस दोस थिंग्स? तो जब तक मैं वो रूल को नहीं बताऊं तब तक उसको नहीं यूज करना है। जो मैं स्किल सेट चाहता हूँ आपके अंदर जनरेट हो, उस पर फोकस करें, अदरवाइज मुझे ये सारे मेथड कराने की क्या जरूरत है, मैं वही एक रूल बता करके अगले टॉपिक पे चल जाता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस सर। तो जब कोई भी बच्चा एलॉपिटल रूल को इस्तेमाल तब तक नहीं करेगा जब तक उसको बोलता नहीं, अगर आप उसको इस्तेमाल करके आंसर बता रहे हैं, मैं क्लास से निकाल दूंगा बाहर। पहले जो चीज मैं सिखा रहा हूं उसको सीखो, उसकी जरूरत पड़ेगी, जब वो करना शुरू करेंगे कुछ नहीं सीख पाएंगे, सारे के सारे मेथड आपके जीरो हो जाएंगे। और जहां पर वो नहीं अप्लाई हो पाएगा वहां पर आप उल्टे हो जाएंगे खड़े, इसका ध्यान रखो। तो क्या करना है भाई, फैक्टर करना है। एक तो क्लियर दिख रहा है x-1 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो x-1 का स्क्वायर न्यूमरेटर में भी फैक्टर होना चाहिए। तो मैं न्यूमरेटर को थोड़ा फैक्टराइज करने की कोशिश करता हूँ। कैसे फैक्टराइज करूंगा न्यूमरेटर को, तो देखो ध्यान से, न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करो, x टेंडिंग टू 1 है ना, x इन इसको देखो, x की पावर p+1 मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स की पावर p माइनस माइनस ये p माइनस x और माइनस px है, तो माइनस x और माइनस px, तो माइनस px प्लस p अपॉन x-1 का होल स्क्वायर। नाउ इफ यू सी द नेक्स्ट स्टेप, यू विल गेट सरप्राइज्ड, क्योंकि इन दोनों में से x कॉमन है, इन दोनों में से माइनस p कॉमन है, तो x कॉमन लेके आया x की पावर p-1 और माइनस p कॉमन लेके आया x-1,
और डिनोमिनेटर में है हमारा x minus 1 into x minus 1. What I am going to do, I am going to keep 1 x minus 1 in the denominator, and next x minus 1 I am going to send, we are going to send to the numerator, right? So if you take the x minus 1 factor to the numerator, so ये तुम्हारा आएगा x into x to the power p minus 1 upon x minus 1 and minus p times x minus 1 कैंसिल हो गया है ना, डिवाइडेड बाय x minus 1. Do you agree or not? अब जरा इसको देखो, इसको देख करके आपको कुछ रियलाइज हो रहा है क्या? ये चीज एक जीपी का सम है, याद करो. जीपी का सम का फार्मूला एसएन क्या होता है? a multiplied by r to the power n minus 1 upon r minus 1. It is summation of n terms of a GP whose first term is a and common ratio is r. तो first term is x, common ratio x. तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, बोलो कुछ समझ में आ रही बात? क्या होगा ये? लिमिट x गोइंग टू 1, ये हो जाएगा x, फर्स्ट टर्म x, कॉमन रेशियो x, x स्क्वायर x क्यूब एंड अप टू कितने टर्म है? तो p टर्म की GP है, तो x की पावर p minus p divided by x minus 1. Don't you see that it reduced to the second question? A part B part में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया? अब अगर B पार्ट को इवेलुएट कर ले तो हमारा जॉब खत्म, डन. तो B पार्ट को इवेलुएट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे वेज हैं, जिसमें एक वे तो क्लियर दिख रहा है कि ये जो P है, ये P को हम लिख सकते हैं 1 + 1 + 1 कितनी बार? P टाइम्स. और एक 1 को each single one is associated with one term here. So it will look like x minus 1 plus x square minus 1 plus x cube minus 1 and so on and on, x to the power p minus 1 and divided by x minus 1. अब now this is all standard cases, है ना? तो आंसर क्या आएगा जरा बता दो तो मुझे, फाइनली इसका आंसर बोलो. ये तो पहला तो आया 1, दूसरा क्या है? चाहे आप फैक्टर कर लो, x minus 1 फैक्टर को कैंसिल करके x plus 1 तो 2 आ जाएगा, या कौन सा फॉर्म? x की पावर n minus a की पावर n डिवाइडेड बाय x minus a लिमिट x टेंडिंग टू a क्या होता है? ये होता है n a raised to the power n minus 1. a तो 1 है, तो 2 1 की पावर एनीथिंग इज 1, है ना? तो 2, तीसरा वाला 3 आ जाएगा, अगला वाला 4 आ जाएगा और लास्ट वाला क्या आ जाएगा? p आ जाएगा. और 1 से लेके p नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? p इंटू p + 1 डिवाइडेड बाई 2. हाँ, यहाँ पर ये डेफिनेट है कि p इज अ नेचुरल नंबर, ये मेंशन्ड होगा, p बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर. तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हो गया. सभी लोगों को बात समझ में आ गई कि नहीं? हाँ, एक बार ये क्वेश्चन या ऐसा क्वेश्चन कोई भी मिलेगा तो आप सॉल्व कर जाएंगे, ये कंफर्मेशन आप मुझे देंगे कि ऐसा क्वेश्चन है तो सॉल्व कर जाएंगे. ये समझ में आ गया और ऐसा क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर जाएंगे. गोइंग टू नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन पे चले. किसी को कुछ पूछना तो नहीं अभी तक? और कोई भी जो मेथड डिस्कस कर रहे हैं और जिस मेथड के अगेंस्ट में मैं प्रॉब्लम कोई दे रहा हूं, बेटा उस मेथड से ही उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करो. पहले उस मेथड से करो, उसके बाद कोई दूसरे मेथड से कर सकते हैं. बट कुछ बातें, लॉ पीटल रूल, सीरीज एक्सपेंशन, ये कतई इस्तेमाल नहीं करना. अभी जब हम उस आर्टिकल पे जाएंगे तो हम उसको बताएंगे कि उसको कैसे करते हैं. अभी नहीं इस्तेमाल करना, अदरवाइज ये मेथड्स पर आपका कमांड नहीं हो पाएगा. तो आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? हाँ जी, जल्दी आंसर करो. अब अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपने कर दिया, ठीक है, यूजिंग फैक्टराइजेशन, नॉट बाय एनी अदर मेथड,
तो हमारा फैक्टराइजेशन पर मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप कर जाएंगे, और फिर हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट फॉर्म पे। क्विक जल्दी से। x अप्रोचेस 2 है, x की पावर 6 माइनस 24x माइनस 16 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 12। लॉपिटल रूल से तो वैसे भी हो जाएगा, तो हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। फैक्टर करना है, मतलब x माइनस 2 फैक्टर यहाँ दिखना चाहिए। अब वो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे वो बताइए, जल्दी से आंसर निकाल के दिखाइए। x माइनस 2 फैक्टर मुझे चाहिए, तो x6 के साथ क्या लें कि x माइनस 2 आ जाए? माइनस 2x की पावर 7 5 ये मैंने ऐसा लिया। थोड़ा मैं हिंट दे रहा हूँ आपको। तो अब इसमें क्या है, x की पावर 5 कॉमन लोगे तो x माइनस 2 इंश्योर हो गया। बट ये टर्म हमने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया, तो इसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, तो प्लस 2x की पावर 5 रख लिया, और फिर इसके साथ x माइनस 2 बनाने के लिए यहाँ लिखना पड़ेगा माइनस 4x की पावर 4। समझ रहे हो? क्योंकि अगर आप यहाँ से 2x की पावर 4 कॉमन लोगे तो x माइनस 2 फिर से फैक्टर आ जाएगा। अब बट इसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, क्या करें? प्लस, बोलो, ये इसको कैंसिल कर दिया, ये एडिशन आया, इसके लिए प्लस 4x की पावर 4। अब इसके लिए क्या करें? माइनस क्या करें बोलो? माइनस 8x क्यूब, just to ensure that in each pair x minus 2 factor is it can be factored. अब इसको कॉम्पनसेट करने के लिए क्या करेंगे? अब आप बताओ, अब तो समझ में आ ही गया पैटर्न। अगला क्या होगा? 8x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर माइनस 32x 16x स्क्वायर माइनस 30, फिर से यहाँ से 16x लोगे तो x माइनस 2 आ गया। अब यहाँ माइनस 32x लिखा, बट यहाँ माइनस 4x था, माइनस 24x था, मतलब हमने एडिशनली 8x एडिशनली यूज किया इसमें, माइनस 8x, तो प्लस 8x माइनस 16। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड what and why I have done this all, right? और अगर ये बात समझ में आ गई तो ये एक बात ये भी समझ में आ गई कि न्यूमरेटर में हर एक टर्म में x माइनस 2 फैक्टर हो गया। अब डिनोमिनेटर को सिमिलरली आप ब्रेक करो। आप बताएंगे, कोई एक बच्चा बताएगा, दीक्षांत अनम्यूट करो और बोलो। इसी तरह से डिनोमिनेटर को कैसे फैक्टर करेंगे? एक्स क्यूब बोलते जाओ। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर, वेरी करेक्ट, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x, वेल डन। प्लस 4x माइनस 8। अरे माइनस 4x है, यहाँ ऑलरेडी 2x चाहिए हमें, प्लस 2x चाहिए, तो माइनस 4x में क्या ऐड करके प्लस 2x आएगा? 6x माइनस 12, सो दैट 6 माइनस 4 2x, तो 2x यहाँ था ना, जो नहीं था वो कॉम्पेंसेट करना है, जो है उसको थोड़ी कॉम्पेंसेट करना है। अब इसके बाद में इसमें भी देखो तो हर एक फैक्टर में x माइनस 2 आ गया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। यहाँ भी x माइनस 2 है, यहाँ भी x माइनस 2 है, यहाँ भी x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 कैंसिल कर दो फैक्टर लेके बाहर, लिमिट x टेंडिंग इनटू 2। हाँ, क्या है यहाँ पर? x माइनस 2 फैक्टर ले लिया बाहर,
तो क्या बचेगा, यहाँ फर्स्ट टर्म में आएगा x की पावर 5, सेकंड से आएगा 2x की पावर 4, थर्ड से आएगा 4x क्यूब। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ रहे हो ना सब लोग। 4x क्यूब कॉमन लोगे तो x माइनस 2 बचेगा। यहाँ से आएगा 8x स्क्वायर, यहाँ से आएगा 16x, लास्ट में आएगा +8 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में x माइनस 2 कॉमन लिया तो क्या आया, यहाँ से आया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 and x minus 2 gets factored and cancelled। अब x को 2 पुट करो यहाँ पर तो क्या है, 2 की पावर 5 is 32 प्लस 2 की पावर 5, ये भी 2 की पावर 5 है 32 प्लस ये भी 2 की पावर 5 हो जाएगा ना, 2 क्यूब एंड 2 स्क्वायर 32, सारे 32 प्लस ये वाला क्या है, ये भी 32 बट ये 8 एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है 4 प्लस 4 प्लस 6। व्हाट इज द फाइनल आंसर भाई बताओ। 32 इंटू 5 कितना हो गया, 160, 168 in the numerator and in the denominator you have got 14। अब 12, तो limit, this limit comes out to be 12। hello, is that clear? दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका ये था कि आप x को 2 प्लस एच कर दो और लिमिट को h टेंडिंग टू 0 में कन्वर्ट कर लो और इसको लिखो 2 प्लस एच की पावर 6 माइनस 24 टाइम्स 2 प्लस एच माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2 प्लस एच का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 प्लस एच माइनस 12। और फिर आप बाइनोमियल एक्सपेंड करो और सॉल्व करो, एक्सपेंड बाइनोमियली एंड सॉल्व, आ जाएगा आंसर। करके जरूर देख लेना इसको अपने आप। जैसे यहाँ पर 6 से 0 2 की पावर 6 आएगा, 2 की पावर 6 होता है कितना 64 और यहाँ देखो माइनस 48 माइनस 16 64 वो कैंसिल हो जाएगा, तो कांस्टेंट टर्म कैंसिल हो गया, रिमेनिंग टर्म में से h कॉमन आएगा, डिनोमिनेटर में भी h कॉमन आएगा, h कैंसिल हो जाएगा, फिर लिमिट इवैल्यूएट हो जाएगी, तो ये थोड़ा सा और आसानी से हो जाएगा, ठीक है। बट जहां पर दिमाग लगाना होता है वो मैं प्रेफर करता हूँ कि अकल लगाओ, क्योंकि पर्पस है दिमाग चलना चाहिए, है ना। ये नहीं कि रटा रटा ऐसा कोई मेथड है, एक्सपेंशन है, कोई फार्मूला है, वो फार्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल लिया। हमारा पर्पस आंसर निकालना है ही नहीं। अगर बिना एक भी क्वेश्चन सॉल्व किए हुए, बिना एक क्वेश्चन सॉल्व किए हुए अगर तुम्हारा दिमाग फंक्शन करना शुरू कर दे, केवल ऐसे मेंटली आप सोचने लगो, एनालाइज करने लगो, विजुअलाइज करने लगो, तो भी पेपर सॉल्व हो जाएगा। ऑल्दो मैजिक है कि आप बिना पेन चलाए हुए कर सको, बट देयर कैन बी स्टूडेंट्स हु कैन डेवलप देयर देमसेल्फ सिंस चाइल्डहुड, कि वो बहुत मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं, बहुत इमेजिनेशन उनका फास्ट होता है, तो वो बहुत मिनिमम बातें लिखते हैं और मैक्सिमम बातें मेंटली कैलकुलेट करके आंसर निकालते हैं। तो इस सब के लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है, और वही ट्रेनिंग मैं एक छोटे स्पैन ऑफ टाइम में आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो पर्पस ये नहीं है कि आंसर निकाल दो, पर्पस है सीखो, लर्न करो एंड एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन को डेवलप करो। अगले क्वेश्चन पे, अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अभी फैक्टराइजेशन पे कई सारे सवाल हो गए, आपको समझ में आ गया होगा मोस्टली कि कैसे फंक्शन कर रहे हैं मेथड्स हैं। इसके बाद दूसरा जो मेथड ऑफ इवैल्यूएशन है वो है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन देखो, तो जब आप बोलते हो x अप्रोचेस a, तो x को a प्लस एच या a माइनस एच पुट करना भी तो सब्स्टिट्यूशन है, h टेंडिंग टू 0 में कन्वर्ट करना भी तो सब्स्टिट्यूशन है। तो सब्स्टिट्यूशन कैन बी एज विजिबल and as ordinary as you do in almost most of the cases, and it can be as indirect as you may not be able to imagine कि अच्छा ऐसा भी हो सकता था इस प्रॉब्लम में। तो ये थोड़ा सा बहुत स्किलफुल चीज है। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है,
इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन एंड डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, दो तरह के सब्स्टिट्यूशन की हम लोग बात करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट अ सुइटेबल फंक्शन से gx equal to t and then evaluate the limit algebraically using the method of factorization or single or double rationalization। ठीक है, ये एक्चुअली ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये इवेल्युएट करो, ठीक है, क्या लिमिट x अप्रोचेस साइन इनवर्स हाफ 2 sin स्क्वायर x माइनस 5 sin x प्लस 2 अपॉन 2 sin x माइनस 1। तो अब मैंने बोला कि इसके लिए हमने बोला कि x अगर साइन इनवर्स हाफ को अप्रोच कर रहा है तो sin x हाफ को अप्रोच कर रहा है, sin x हाफ को अप्रोच कर रहा है तो लेट sin x एज t। तो ये लिमिट हमारी ऐसे हो जाएगी, लिमिट t अप्रोचेस हाफ और ऊपर में क्या आ जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2t माइनस 1। अच्छा, t अप्रोचेस हाफ का मतलब होता है 2t अप्रोचेस 1, ये भी बोल सकते हैं 2t अप्रोचेस टू 1। ऊपर में फैक्टर आएगा 2t माइनस 1 इंटू t माइनस 2। देख लो 2t स्क्वायर माइनस 4t माइनस t, तो माइनस 5t प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2t माइनस 1। एंड देन यू विल सी दैट अगर 2t 1 को अप्रोच कर रहा है, 2t माइनस 1 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये फैक्टर कैंसिल हो गए और आपका आंसर आ गया क्या 2t 1 मतलब t हाफ, t हाफ लिखा तो क्या आएगा हाफ माइनस 2, आंसर क्या है माइनस 3/2। ये लिमिट आ गई। ये एक डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, डोंट से इट इज इनडायरेक्ट, इट इज अ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो ऊपर जो हेडिंग है उसमें थोड़ा सा चेंज कर दो, इट इज नॉट इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, इट्स अ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो थोड़ा बिल्कुल क्लास अपार्ट होता है। उसमें आपको मतलब इन्फिनिटेसिमल्स का कंपेयर करके और जिस तरह का इन्फिनिटेसिमल चाहिए उस तरह का इन्फिनिटेसिमल को क्रिएट करना यूजिंग द सुटेबल स्टैंडर्ड फॉर्म, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो एक इलस्ट्रेशन मैं दूंगा इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का आपको, जस्ट टू लेट यू अंडरस्टैंड कि हम कैसे कैरी आउट करते हैं। ठीक है, तो आप दूसरा केस लिखेंगे इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। पहला वाला डायरेक्ट था, इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है, तो क्वेश्चन से समझ में आएगा। हियर वी क्लियरली चूज अ सुटेबल सब्स्टिट्यूशन बाय कंपेयरिंग द ऑर्डर ऑफ इन्फिनिटेसिमल। अब इसमें कुछ मैंने नहीं बोला, मैं इनडायरेक्ट है मतलब उसके लिए कोई मेथड नहीं है ना, पूरा अक्ल लगाना पड़ेगा आपको। जैसे मान लो आपको दिया जाए कि इवेलुएट x टेंडिंग टू 0 e रेज टू द पावर x माइनस 1 माइनस x अपॉन x स्क्वायर, और इसको हमें सब्स्टिट्यूशन से करना है। तो अब देखो, सबसे पहले मैं बोलूंगा भैया x 0 को अप्रोच कर रहा है और यहाँ x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर के इक्विवेलेंट इन्फिनिटेसिमल न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो हम इस एक्सप्रेशन को देख करके पहले जज करेंगे कि कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म से हमें x के इक्विवेलेंट ऐसा फंक्शन वाला इन्फिनिटेसिमल मिलता है। तो बिकॉज वी नो व्हाट यू नो दैट लिमिट x टेंडिंग टू 0 e raised to the power x minus 1 upon x is 1। इसका मतलब क्या है, अगर दो इन्फिनिटेसिमल्स का रेशियो का लिमिट 1 है तो दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। तो e टू द पावर x माइनस 1 इज इक्विवेलेंट टू x। तो x के इक्विवेलेंट ex माइनस 1 है, यहाँ पर मेरा x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर के इक्विवेलेंट इन्फिनिटेसिमल क्या होना चाहिए, x स्क्वायर के इक्विवेलेंट इन्फिनिटेसिमल क्या होना चाहिए बोलो, इसके इक्विवेलेंट इन्फिनिटेसिमल क्या होगा, तो ex माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ex माइनस 1 का होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो मिलेगा e की पावर 2x माइनस 2 e की पावर x प्लस 1 इज इक्विवेलेंट टू x स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में तो x स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर में हमें ये लाना है, ये लाना है, ध्यान से देखो। तो इसके लिए हमने क्या किया, बहुत ही क्लेवरली हमने x को पुट कर दिया 2t,
x इक्वल टू 2t पुट किया। क्यों पुट किया? बिकॉज अब ये लिमिट क्या होगी देखो ध्यान से, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। x 0 को जा रहा है तो 2t 0 को जा रहा है, मतलब t भी 0 को जा रहा है। मानते हो कि नहीं मानते? अगर ट्वाइस ऑफ t 0 को अप्रोच कर रहा है तो t भी 0 को अप्रोच कर रहा है। और यहाँ आ गया e रेज टू द पावर 2t माइनस 2t माइनस 1 अपॉन 4t स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखो, हमें e रेज टू द पावर 2t माइनस 2e टू द पावर t प्लस 1 टी स्क्वायर के इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ तो टी स्क्वायर है, तो ये लाना है। ये क्या लाना है और क्या आपको मिल रहा है दिख रहा है, उस पर थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या लाना है? हमें क्या लाना है? हमें लाना है ये चीज लानी है। क्या है ये? एक टर्म तो दिख रहा है मुझे, e टू द पावर 2t। अब ये दो टर्म हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट सुइटेबल क्वांटिटी इन द न्यूमरेटर। तो आया e रेज टू द पावर 2t माइनस 2e टू द पावर t प्लस 1 किया। अब बिकॉज ये दो टर्म हमने जो एडिशनल लिया तो इसको कॉम्पनसेट करो, तो लिखोगे प्लस 2e टू द पावर t, सो दैट ये प्लस और ये माइनस खत्म हो गया। एंड माइनस 2t तो ऑलरेडी यहाँ पर था, तो माइनस 2t लिखा, और प्लस 1 की जगह माइनस 1 एक करेंगे इसको कॉम्पनसेट करने के लिए, एक माइनस 1 पहले से था तो माइनस 2 एंड डिवाइडेड बाय 4t स्क्वायर। क्लियर है या नहीं? जल्दी बोलो। लिमिट L यही है ना? हाँ जी, इस लिमिट को मैंने L लिया था, तो L ये है। अब जरा देखो ये क्या आ गया, ये बहुत इंटरेस्टिंग केस बन गया। लिमिट t टेंडिंग टू 0, इधर क्या है बोलो? e रेज टू द पावर 2t माइनस 2e टू द पावर t प्लस 1, मतलब इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, e टू द पावर t माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई t भी ले लो, इसका होल स्क्वायर इंटू 1/4। एक आ गया? अरे बोलो, ये वाला खत्म, प्लस 2/4 मतलब हाफ ऑफ लिमिट t टेंडिंग टू 0। क्या 2 कॉमन ले लिया मैंने बेटा, e रेज टू द पावर t माइनस t माइनस 1 माइनस t अपॉन t स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? जिसको हम L लेके चल रहे हैं वो L हमारा आ गया ये। अब ये लिमिट तो हमें क्लियर दिख रही, स्टैंडर्ड फॉर्म है, t अप्रोचेस 0 e टू द पावर t माइनस 1/t, ये तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, इंटू 1/4, तो पहली लिमिट तो आ गई 1/4। और ये लिमिट क्या है भाई? ये लिमिट और जो ये लिमिट थी दोनों सेम नहीं है? x अप्रोचेस 0 ex माइनस 1 माइनस x बाई एक्स स्क्वायर, t अप्रोचेस 0 e टू द पावर t माइनस 1 माइनस t बाई टी स्क्वायर। तो सिर्फ वेरिएबल को चेंज कर देने से थोड़ी लिमिट चेंज होगी, है ना? सारी कंडीशन सेम है। ये l है तो प्लस l/2, तो l इज इक्वल टू 1/4 प्लस l/2 का मतलब क्या हुआ? l/2 इज इक्वल टू 1/4 एंड देयरफॉर l इज इक्वल टू हाफ। अब आप आगे पढ़ेंगे कि इसको इवेलुएट करने के लिए आपके पास एक्सपेंशन भी अवेलेबल है, सीरीज एक्सपेंशन कर सकते हैं, एलएच रूल से भी कर सकते हैं, और वहां से वेरीफाई हो जाएगा जो आपने निकाला सही है। तो ये है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। देखो इसमें देख करके कतई तुम्हें समझ में आ रहा था कि x को 2t पुट करने से हो जाएगा, बट देखो हो गया। तो इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऐसा ही कुछ होगा, वो ग्रेजुअली जैसे जैसे आप मेच्योर होंगे ना तो आपको उस पर कमांड आएगा, वो भी तब जब आप उसको ट्राई करते रहेंगे। तो जब उसको यूज में नहीं लाएंगे, जब उस डायरेक्शन में आप सोचेंगे ही नहीं, तब वो चीज आपकी डेवलप नहीं होगी। तो सब्स्टिट्यूशन पर थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, समझ में आ रही बात? हाँ या ना? ठीक है जी, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन पर एक दो सम है, फटाफट जल्दी ये दोनों क्वेश्चन कर लो क्विक, और थोड़ा सा रेसलाइजेशन बताऊंगा फिर मैं क्लोज करूंगा कॉल को। हाँ जी, तो ये दो इवैल्यूएशंस करने हैं आपके पास में, 3 मिनट का टाइम है। पहले पार्ट के लिए 30 सेकेंड, दूसरे पार्ट के लिए 2.5 मिनट।
क्विक जल्दी। क्वेश्चन नंबर 1 ओके गुड, आरव का आंसर आ गया 3/4। बाकी जनता भाई करण तुम कभी कभी ना जल्दबाजी में गलतियां कर देते हो। ठीक है, 1 में तो क्लियर कट सी बात है कि cot x को आप क्या पुट कर दो, y पुट कर दो, तो ऑब्वियसली y अप्रोचेस टू 1 हो जाएगा। और ये लिमिट तुम्हारी लिमिट, अगर इस लिमिट को हम l बोल रहे हैं तो l कैन बी रिटन एज व्हाट, लिमिट y टेंस टू 1 एंड 1 माइनस वाई वाई क्यूब, मतलब 1 माइनस वाई इंटू 1 प्लस वाई स्केयर ओवर क्या आ जाएगा 2 माइनस वाई क्यूब। तो 2 माइनस, इसमें भी तो y को टू 1 फैक्टर है, तो 2 माइनस वाई मतलब 2 माइनस 2y लिख दो एंड प्लस y माइनस वाई क्यूब जस्ट टू गेट द डिजायर्ड फैक्टर आउट। एंड ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का केस था। लिमिट y टेंडिंग टू 1 क्या आ गया 1 माइनस वाई, न्यूमरेटर में तो फैक्टर कुछ हो ही चुका है, डिनोमिनेटर का फैक्टर कंप्लीट करो। तो यहाँ पर देखो ये फर्स्ट पेयर से 2 कॉमन ले लो तो 1 माइनस वाई आ जाएगा, सेकंड में से y कॉमन ले लो तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा तुम्हारा y इंटू 1 माइनस वाई इंटू 1 प्लस वाई, एंड देन 1 माइनस वाई को कैंसिल कर दो, तो ये तुम्हारा बनेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई। y1 को अप्रोच करेगा तो ये लिमिट 3/4 आएगी। तो आरव ने बिल्कुल आंसर इसका निकाल दिया था 3/4, वेल डन। अगले पार्ट पे चलो भाई, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा किसका हुआ, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। क्या क्या आपने दूसरे क्वेश्चन में कुछ कंक्लूड किया? मैं हिंट ये दे रहा हूँ कि इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म की हेल्प लेंगे, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x, ये 1 आता है। इसका मतलब है कि साइन x इज इक्विवेलेंट टू x। इसका मतलब है कि साइन क्यूब x इज इक्विवेलेंट टू x क्यूब। तो x क्यूब का इक्विवेलेंट साइन क्यूब x, मतलब मुझे न्यूमरेटर में साइन क्यूब चाहिए, साइन x का क्यूब वाला टर्म डिजायर्ड है। अब आपको देखना है कि किस आइडेंटिटी में साइन क्यूब आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में किस में साइन क्यूब आता है। साइन का साइन 2 थीटा, साइन क्यूब आएगा, मतलब साइन क्यूब चाहिए तो साइन n थीटा में साइन थीटा की पावर n आता है, साइन 3 थीटा में आता है। तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे भाई, क्या सब्स्टिट्यूशन सजेस्टेबल है यहाँ पर बोलो। तो x को आप 3 थीटा पुट कर दो, मान लो ये लिमिट l है, तो लेट x एज 3 थीटा, तो इट विल बी थीटा टेंडिंग टू 0, क्योंकि x अगर 0 को जाएगा तो थीटा 0 को जाएगा। 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा, व्हाट इज साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा अपॉन 27 थीटा क्यूब। मैंने x की जगह साइन, x की जगह 3 थीटा पुट किया, ठीक है, सो दैट यहाँ पर साइन ऑफ 3 थीटा आ जाए, जिसको हम साइन क्यूब थीटा में ले सकें। तो अब ये एक्सप्रेशन क्या नजर आएगा, देखो L इज इक्वल टू, बोलो लिमिट थीटा गोइंग टू 0, हाँ जी,
ये फर्स्ट और सेकेंड टर्म को एक साथ ले लो तो आएगा 3/27 मल्टीप्लाइड बाई थीटा माइनस साइन थीटा ओवर थीटा क्यूब। ये तो वही वाली लिमिट आ गई। एंड माइनस 4/27 लिमिट ऑफ थीटा टेंडिंग टू 0 साइन क्यूब थीटा बाई थीटा क्यूब, तो साइन थीटा बाई थीटा का होल क्यूब। अब आप देखो तो बहुत सिंपल सी बात है कि ये चीज L है और ये चीज 1 है, तो हमारे को मिल रहा है कि L इज इक्वल टू 1/9 टाइम्स L माइनस 4/27। तो यहाँ से इस L को इधर लाओ तो 8/9 टाइम्स L इज इक्वल टू माइनस 4/27। अच्छा, यहाँ माइनस नहीं होगा बेटा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस है, प्लस। अब मुझे कैसे पता चला कि मैं गलती कर रहा हूँ माइनस की, अभी मैं बताता हूँ। तो ये हो गया तुम्हारा 4/27। तो अब ये सी बात है कि ये 9 3 जा, तो L हो गया तुम्हारा 4/24, दैट इज 1/6। अब मैंने कैसे एक गलती करी, मैंने एक मिस्टेक करी, और वो मिस्टेक को मैंने आइडेंटिफाई कैसे किया वो मैं समझा रहा हूँ। देखो, x जो है साइन x से बड़ा होता है। अगर x साइन x से बड़ा होता है, ये तो आपको पता है कि y इक्वल टू x होता है और साइन x उसके नीचे उसकी वैल्यू होती है, ऐसा। तो x माइनस साइन x पॉजिटिव है और न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है, तो ये रेशियो की लिमिट नेगेटिव नहीं आ सकती। आप बोलोगे व्हाट इफ x राइट से अप्रोच करेगा, तो क्लियर हो गया। लेफ्ट से अप्रोच करने पर वही लिमिट आनी चाहिए जो राइट से आनी चाहिए, क्योंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। हालांकि लेफ्ट से जाएंगे तो x छोटा होगा साइन x से, तो ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, तो भी पॉजिटिव आना चाहिए। और मेरा यहाँ पर जो गलती करी थी उससे मेरा आंसर नेगेटिव दिख रहा था, इसलिए मैंने तुरंत देखा कि देयर इज सम मिस्टेक इन द प्रीवियस स्टेप, तो उसको आइडेंटिफाई किया तो पकड़ में आ गया। तो ये भी थोड़ा सा आपको अलर्ट होना पड़ता है और बहुत ही कॉन्शियस होना पड़ता है प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। गलतियां होती हैं, किसी से भी हो सकती हैं, बट उसको आइडेंटिफाई कर लिया उसी समय तो इट्स ओके, फाइन। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन और फैक्टराइजेशन से लिमिट कैसे इवेल्युएट करते हैं, ये बात तो आपको समझ में आ गई, क्लियर कट, सबको समझ में आ गई। तो अब आ जाते हैं एक लास्ट कॉन्सेप्ट आज डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज रैशनलाइजेशन। तो आप देंगे, लिखेंगे लिमिट यूजिंग मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन, evaluation of limit using method of rationalization। हाँ जी, evaluation of limit using rationalization। अब rationalization का कॉन्सेप्ट में सर्ड और कॉन्जुगेट सर्ड का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको पता होगा, ये इसके बारे में 11th में भी डिस्कशन हुआ था, फिर भी मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ कि सम ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, और उसको हम सर्ड बोलते हैं। सर्ड को हम एस से डिनोट करते हैं, है ना। एस कुछ ऐसा होता है, ए प्लस रूट बी टाइप की नंबर होती है। ए को हम रैशनल पार्ट ऑफ सर्ड बोलते हैं, रूट बी को हम इरेशनल पार्ट ऑफ सर्ड बोलते हैं, है ना। ये जस्ट रिकॉल है, बेसिक एलिमेंट्री क्लासेस 8वीं 9वीं 10वीं में आपने किया होगा, है ना। स्पेसिफिकली 9th में तो जरूर किया होगा। बी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट बी इरेशनल है। अगर बी परफेक्ट स्क्वायर होगा तब ये सर्ड नहीं होगा, अगर बी रैशनल का परफेक्ट स्क्वायर है तो, ठीक है। फॉर एवरी सर्ड एस इज इक्वल टू ए प्लस रूट बी, अगर एक सर्ड है ए प्लस रूट बी टाइप की, देयर एग्जिस्ट अ conjugate of this surd known as a minus root b, such that if you add the surd with its conjugate you get a rational number. S plus s bar is rational, s minus s bar is irrational, s into s bar is rational, क्योंकि irrational पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो कंजुगेट सर्ड जो होती है उसमें रैशनल पार्ट सेम होता है और इरेशनल पार्ट अपोजिट साइन का होता है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट सेम होता है सर्ड्स में, कंजुगेट में, और ये नॉन रियल पार्ट अपोजिट साइन का होता है। तो रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या होता है ये भी आपको पता है कि अगर कोई r/s रेशियो है c प्लस रूट डी अपॉन a माइनस रूट बी,
तो इसको रैशनलाइज करने के लिए, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको लिखते हैं हम लोग क्या, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एस बार। डिनोमिनेटर वाली रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर या सर्ड जो है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो आता है सी प्लस रूट डी इंटू ए प्लस रूट बी बाई ए माइनस रूट बी इंटू ए प्लस रूट बी। अब ए डिनोमिनेटर देखो ए स्क्वायर माइनस बी हो जाएगा। मैंने बोला था ना कि एस इंटू एस बार रैशनल होता है, तो ये डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन है। ये यही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे बेसिक रैशनलाइजेशन की प्रोसेस में। जो कॉम्प्लेक्स रैशनलाइजेशन की प्रोसेस है, हायर ऑर्डर का रैशनलाइजेशन, उसमें हम कुछ फैक्टराइजेशन की टेक्निक्स यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से, इनको रैशनलाइज करो। तो इनको रैशनलाइज करते समय आपने, इसको रैशनलाइज करते समय आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 2 इंटू 3 प्लस रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 5 इंटू 3 प्लस रूट 5, and therefore it is equal to 6 plus 2 root 5 over 3 3s are 9 minus 5, that is 4। तो आंसर आ गया तुम्हारा 3 plus root 5 by 2। दिस इज अ सर्ड है, तो ये भी सर्ड, बट एक इस फॉर्म में चली गई जिसका डिनोमिनेटर एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ऐसे ही बी पार्ट को भी कर सकते हैं हम। बी पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, तो 2 रूट 3, अब ये सर्ड नहीं है, ये सर्ड नहीं है, बट p प्लस क्यू, p और q दोनों फर्स्ट ऑर्डर का इरेशनल है, दोनों का स्क्वायर करके रैशनलाइज हो जाएगा। तो हमने p प्लस क्यू को रैशनलाइज करने के लिए हमने p माइनस क्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो डिनोमिनेटर में आ गया 2 रूट 3 प्लस रूट 7 इंटू 2 रूट 3 माइनस रूट 7। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 रूट 3 माइनस रूट ऑफ 7 अपॉन, डिनोमिनेटर में आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज व्हाट 12 minus b square is 7, and therefore your answer is 2 root 3 minus root 7 by 5। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रैशनल है तो फर्स्ट ऑर्डर मतलब स्क्वायर रूट, सेकंड ऑर्डर मतलब क्यूब रूट, थर्ड ऑर्डर मतलब फोर्थ रूट, ऐसा। तो अगर मुझे फर्स्ट ऑर्डर का रैशनलाइजेशन करना है तो हम यूज करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, है ना। और अगर सेकेंड ऑर्डर का करना है तो एक्स क्यूब, क्यूब रूट है तो एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। ये आइडेंटिटी को यूज करेंगे। ऐसे ही जैसी जरूरत पड़ेगी, अगर फोर्थ और थर्ड ऑर्डर का है, क्यूब रूट है तो फोर्थ क्यूबिंग करेंगे, फोर्थ रूट है तो 4 पावर रेस करने के लिए हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, ऐसी वाली जनरल। ठीक है, इन जनरल हम लोग कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, इन जनरल हम यूज करेंगे एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू ए प्लस एक्स की पावर n माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर एंड सो ऑन ए की पावर n माइनस 1। तो ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, और एक आइडेंटिटी ये भी यूज करेंगे, x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई ऊपर वाला सेम एक्सप्रेशन आएगा बट अल्टरनेट साइन के साथ आएगा, माइनस एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू ए प्लस एक्स की पावर n माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन। तो ये दोनों आइडेंटिटी यूज करेंगे कब, फॉर nth टू रैशनलाइज nth ऑर्डर सर्ड्स, मतलब nth रूट को रैशनलाइज करने के लिए ये यूज करेंगे। क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी होगी। अभी जस्ट मैंने सिर्फ ये दोनों आइडेंटिटी आपको बता दी, 11th में किया हुआ है उसको रिकॉल करा दिया। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन करके और फिर इस क्लास को हम लोग समराइज करते हैं। चलिए साहब,
जैसे मान लो हमें बोला गया रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो कर लेंगे ये सब, रैशनलाइजेशन वाला तो कर लेंगे ना, ये सब बातें तो आपने 11th में करी हुई हैं, ठीक है, तो अच्छी बात है, ये सब भी करा हुआ होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, तो ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं बेसिकली मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, आप में से जो लोग थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है इस तरह की सिचुएशन में वो कर लेंगे उसको, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग यूज करने जाएंगे, बहुत ही रिगरस यूज करेंगे मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन में। हाँ जी, अब आ जाइए मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन, है ना। मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन में मैंने बताया कि रैशनलाइजेशन जो अपने पीछे डिस्कस हुआ उसी के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, बट ये लिमिट को इवैल्यूएट करने का मेथड नहीं है, ये फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो जाए उसका मेथड है। तो फैक्टराइजेशन बेसिक मेथड है, रैशनलाइजेशन विल बी डन टू आइडेंटिफाई एंड फैक्टरिंग द डिजायर्ड फैक्टर आउट, एंड देन यूजिंग फैक्टराइजेशन ही लिमिट इवैल्यूएट होगी। तो ये सिर्फ फैक्टराइजेशन को फैसिलिटेट करने का मेथड है, दैट्स इट। तो आप लिखेंगे in order to evaluate the limit of irrational function which is of 0 by 0 or infinity by infinity form, remove the radical sign from the given expression using the concept of rationalization। तो rationalization सिर्फ स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट अगर अवेलेबल है तो उस रेडिकल साइन को रिमूव करने का प्रोसेस है, दैट इज इट ऑल अबाउट rationalization। एंड देन फैक्टराइजेशन इज फैसिलिटेटेड। जैसे रूट ए माइनस रूट बी है, तो हमने रूट ए माइनस रूट बी को, बिकॉज ये स्क्वायर रूट था, इसको एक्स माना, इसको वाई माना, समझ रहे हो, हमने इसको एक्स एज्यूम किया और इसको वाई एज्यूम किया। फिर मैंने क्या बोला कि भाई अगर ये एक्स है और ये वाई है तो एक्स का स्क्वायर रैशनल है, वाई का स्क्वायर रैशनल है, तो एक्स माइनस वाई क्या होता है, तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। अब ये आइडेंटिटी यूज करी तो उससे हमने क्या लिखा, रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू क्या, ए माइनस बी, रूट ए का स्क्वायर ए, रूट बी का स्क्वायर बी, डिवाइडेड बाय रूट ए प्लस रूट बी। अब ये ए माइनस बी फैक्टर दिखने लगा, ठीक है जी। क्वेश्चन करके देखते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं कि पहले हम रेशनलाइज करेंगे, फिर आइदर बाय मल्टीप्लाइंग, और रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, दोनों बातें, या तो कोई आइडेंटिटी यूज करेंगे, या तो कोई सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और या तो हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ द डिजायर्ड सर्ड से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन, इवैल्यूएट द लिमिट, और या तो ये दोनों आइडेंटिटी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था वो आइडेंटिटी, जिसमें ऑब्वियस सी बात है जो सेकंड वाला जो मैंने लिखा था फैक्टराइजेशन एक्स एन प्लस वाई एन, वो तभी वैलिड होगा जब एन ऑड होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली ये चीज आप लिखना चाहो तो अच्छे से नोट कर लो। अब मैं एक क्वेश्चन में इसको अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये फर्स्ट वाला एन नेचुरल नंबर पे वैलिड है, बट सेकंड में जो पावर है वो ऑड होनी चाहिए, तो वहां पर जो पीछे लिखा था उसमें एन इक्वल टू ऑड नंबर लिख दो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, है ना। ये सेकंड वाला जो केस है इसमें हमारा एन क्या होना चाहिए, ओनली इफ एन इज ऑड। चलो जी, तो वी आर बैक टू दिस। अब ये हमें चाहिए, देखो ध्यान से, है ना। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो x की पावर 1/3 है, इसको अगर मैंने मान लिया, कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, y मान लेते हैं, है ना, तो ऑब्वियसली y क्यूब x हो जाएगा, है ना, और a की पावर 1/3 का क्यूब करेंगे तो ये a हो जाएगा। तो x माइनस ए लाना है हमें इसका फैक्टर, तो हमने क्या किया, हमने यूज किया क्या कि x की पावर 1/3 माइनस a की पावर 1/3 इज इक्वल टू क्या,
x माइनस a ओवर x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3 इंटू a की पावर 1/3 प्लस a की पावर 2/3। एग्रीड और नॉट? मैं बता रहा हूं मैंने क्या किया। a की पावर 1/3 को हमने अगर b एज्यूम कर लिया तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने क्या किया, ध्यान से देखो। y क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? इट इज y माइनस बी इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस बी स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? बोलो जल्दी बोलो। तो यहां से हमने लिखा कि y क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस बी। और वाई माइनस बी क्या था? वाई माइनस बी था एक्स की पावर 1/3 माइनस ए की पावर 1/3। ए की पावर 1/3 को हमने बी एज्यूम किया था और एक्स की पावर 1/3 को वाई एज्यूम किया था। ठीक है सब, समझ में आ रही बात? तो एक्स क्यूब माइनस ए, एक्स की पावर क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस क्यूब रूट ऑफ ए की जगह पर हम लोग ये लिख देंगे। तो समझ में आ गया ना? वाई क्यूब इज एक्स, बी क्यूब इज ए एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर इज एक्स की पावर 2/3, बी इंटू वाई इज एक्स की पावर 1/3, ए की पावर 1/3 एंड बी स्क्वायर इज ए की पावर 2/3। अब इसकी जगह पर अगर मैं ये रिप्लेस कर देता हूं कहां पर, इसमें, तो ये रेशनलाइज होके क्या बना बोलो? लिमिट x गोइंग टू a। जल्दी बताओ। x माइनस ए ओवर ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए रहने दो। इसके अलावा जो ये वाला फैक्टर आया x की पावर 2/3 प्लस एक्स की पावर 1/3 इंटू ए की पावर 1/3 प्लस ए की पावर 2/3। अब ये x माइनस ए फैक्टर हो गया कैंसिल। अब डिटर्मिनेट हो गया, x को a डालो तो 1 अपॉन क्या आ रहा है बताओ? 2a इंटू ए की पावर 2/3, ए की पावर 2/3 3a की पावर 2/3। फाइनल आंसर आया 1/6 टाइम्स a की पावर 1 प्लस 2/3 इज 5/3। दिस इज द लिमिट यूजिंग रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन क्या था? रैशनलाइजेशन से सिर्फ मैंने क्यूब रूट को हटाया और हटाते ही ये फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो गया और फैक्टर हो गया और लिमिट इवैल्यूएट हो गई। तो फिर मैंने रिपीट कर रहा हूं मैं, रैशनलाइजेशन लिमिट को इवैल्यूएट करने का कोई इंडिपेंडेंट मेथड नहीं है। इट इज अ स्मॉल स्टेप बाय विच वी फैसिलिटेट फैक्टराइजेशन। ठीक है जी, तो ये है लिमिट यूजिंग फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट। अब एक दो सम छोटे छोटे कर लो और फिर क्वेश्चन क्लास को यहीं पर क्लोज करते हैं। नोट कर लिया इसको? इसमें कुछ पूछना है किसी को? चलो फिर नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, यहीं पर क्लोज कर देते हैं क्योंकि आपका टाइम भी हो गया क्लास का, राइट? ओवर। जैसे मैं चाहता था कि एक दो सवाल कर लेते तो अच्छा रहता, जैसे ये वाला कर लो, ठीक है? बाकी तो आप जैसे ये करना है। अब मैंने क्या देखा, ये स्क्वायर रूट है और ये भी स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर करके रेशनलाइज होगा। तो क्या लिखे हम इसको? हम a माइनस बी जो डिनोमिनेटर में है 1/a माइनस बी, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा a प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी को बोलते हैं कि डिनोमिनेटर अगर a माइनस बी है तो a प्लस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा आया x इंटू रूट ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ 5 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय यही चीज डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर मतलब 5 माइनस एक्स
इन माइनस बीटा स्क्वायर 5 प्लस एक्स हो जाएगा, और लिमिट तो वही है क्या, x टेंडिंग टू 0। अब आप देखो तो डिनोमिनेटर में क्या नजर आ रहा है, डिनोमिनेटर में x अलग से नजर आएगा, आ रहा है कि नहीं। 5 और -5 कैंसिल हो गया, -x और -x -2x आ गया। अब ये x फैक्टर क्या हो जाएगा, कैंसिल, और फाइनल आंसर x को 0 पुट करो, √5 प्लस √5, 2√5 अपॉन -2, आंसर आ गया नेगेटिव ऑफ √5। इज दैट क्लियर? हाँ, नेगेटिव वैसे भी देखो, अगर x 0 के राइट से जाएगा तो ये वाला बड़ा क्वांटिटी, ये छोटा है, तो न्यूमरेटर पॉजिटिव डिनोमिनेटर नेगेटिव, तो नेगेटिव आना चाहिए, तो इसमें कोई ट्रबल नहीं है। तो ये एक पार्ट तो ये हो गया। ऐसे जरा बी पार्ट कर दो, लास्ट क्वेश्चन है। बी पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, बी पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, जल्दी बोलो। तो x की पावर 1/4 को p मान लो, और a रेज टू द पावर 1/4 को q मान लो, ठीक है। तो हालांकि स्टैंडर्ड फॉर्म से भी हो जाएगा, बट अब मैं बोलूंगा कि p माइनस क्यू हमारा है न्यूमरेटर, है ना, उसको रेशनलाइज करने के लिए हमें p की पावर 4 चाहिए, है ना। तो आप लिखेंगे इट इज p की पावर 4 माइनस q की पावर 4 अपॉन p प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्योंकि P4 माइनस Q4 होता है P माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो P माइनस क्यू को मैं ऐसा लिख सकता हूं, जैसे ही ये लिख सकते हैं, मतलब हमारा जो लिमिट है वो लिमिट देखो क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू a है, P माइनस क्यू है, तो P माइनस क्यू की जगह हम लिखेंगे P टू द पावर 4 माइनस Q टू द पावर 4 अपॉन P प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिनोमिनेटर में, इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस ए। अब जरा देखो ये P4 क्या है, P4 इज x एंड Q4 इज a, तो एक्चुअली ये x माइनस a ही हो गया, है ना। तो मैं, आप अगली लाइन में लिखना, मैं यही हटा के लिख दे रहा हूँ, P4 इज x एंड Q4 इज a, तो ये x माइनस a हो गया। अब ये x माइनस a और ये x माइनस a कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास क्या आएगा, 1 अपॉन, हाँ जी, x को a पुट करो, तो p मतलब x की पावर 1/4, तो x की पावर 1/4 हो जाएगा a की पावर 1/4 प्लस q मतलब a की पावर 1/4 इंटू पी स्क्वायर मतलब √a की पावर 1/2 एंड क्यू स्क्वायर मतलब a की पावर 1/2। तो पी स्क्वायर मतलब x की पावर 1/2, बट x को a ले जाएंगे तो वो भी a की पावर 1/2, a की पावर a/2। तो फाइनल आंसर क्या है, 1 अपॉन 2 इंटू 2 4, a की पावर में 1/4 प्लस 1/2 कितना आया भाई, a की पावर 3/4। दिस इज द आंसर, ठीक है जी। तो दिस इज ऑल, आज का डिस्कशन यहीं पे मैं क्लोज कर रहा हूँ। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आप कर लेना, मतलब ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपकी जो गेम मैंने शेयर करी है लिमिट्स पर, उसमें है। आई होप यू एग्री, गेम आप सबको मिल गई कि नहीं लिमिट की। एक मिनट मुझे चेक करने दो फटाफट, आई थिंक मुझे मैंने शेयर करा दिया था, फिर भी एक बार चेक, हाँ यस, ठीक है। तो अब देखो इसमें आप गेम 1 तो हो ही गया, गेम 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। गेम 2 में बहुत सारे क्वेश्चन गेम 2 के मैंने डिस्कस कर लिए हैं, बट बहुत सारे नहीं भी डिस्कस हुए हैं। तो गेम 2 के क्वेश्चन करेंगे, कौन से वाले करेंगे, अभी गेम 2 के क्वेश्चन जो है ना अभी नहीं करना आप, या कर सकते हो बट जो आपसे हो जाए, राइट। पहले शुरू में देखो तो स्टैंडर्ड फॉर्म के ही क्वेश्चंस हैं मोस्टली, तो गेम 2 के बजाय आप गेम 2 में जो आपसे हो जाए वो ट्राई करते रहो,
बट गेम 3 के क्वेश्चन आपको करने हैं। गेम 3, गेम 1 और गेम 3। गेम 1 आप कर चुके होंगे, गेम 3 से स्टार्ट करो, ठीक है जी। तो गेम 3 में यू विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, यू विल ट्राई टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स अप टू क्वेश्चन नंबर 8। 8वें क्वेश्चन तक जितने सवाल आप सॉल्व कर सको करो, मतलब कम से कम 6 क्वेश्चन तक तो करो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो चलो मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूं। गेम 1 पूरा कंप्लीट, एंड गेम 2 जो आप कर सके पार्शियली, जितने भी आप थोड़े एक एक दो दो क्वेश्चन कर सको तो करो, नहीं तो छोड़ दो अभी गेम 2 को। गेम 3 में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 या 7 तक। तो ये दो तो कंपल्सन है, आपको कंप्लीट करना है। सेकंड क्वेश्चन में कोई बात नहीं, अगली क्लास में, कल की क्लास के बाद करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सर्ड पे मैं देखता हूँ बेटा, सर्ड पे लेक्चर शेयर करना होगा तो मैं कर दूंगा। मैं देखता हूँ, पुराने लेक्चर देखने पड़ेंगे, +1 वाले या KVPY वाले लेक्चर होंगे, मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है जी। तो लेट्स क्लोज द कॉल, ये डिस्कशन को यहीं पे क्लोज करते हैं बेटा, ठीक है। तो कल की क्लास आपके अपने रेगुलर टाइम पर होगी, ठीक है जी, ठीक है, इसी टाइम पर होगी, बट ऑफलाइन नहीं होगी, ऑनलाइन मोड में होगी, ठीक है। ओके, बाय बाय बाय।